चलिए फिर लौट के आगे दूसरा पार्ट कराते हैं इसका। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, जिससे कि आपको सभी वीडियो एक साथ मिल सकें और लास्ट तक देखें इस वीडियो को। तो हमने करा दिया था यहाँ पर, दोबारा रिवाइज करा देते हैं। 3D में ए बी के बीच की दूरी, कोई दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक्सटर्नल और इंटरनल रेशियो m1 m2 के लिए। तो आप यहाँ पे आगे पढ़ोगे। अब अंत्य विभाजन प्लस आता है और एक्सटर्नल बाह्यता विभाजन के लिए माइनस आता है। और अगर m1 और m2 तीसरा केस, अगर इसमें कहें कि ये रेशियो है इंटरनल यानी अंत्य विभाजन में, अगर m1 और m2 इक्वल रेशियो में तोड़ दें, सी पार्ट इफ m1 इक्वल टू m2, यानी जो रेशियो है कि m1 रेशियो m2 रेशियो है 1:1 का। तो देखो पॉइंट कैसे बनेंगे। x m1 1 है, ये भी m और ये 1 और 1 प्लस x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी क्या कह सकते हैं, रेशियो जब 1:1 का है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी प्रकार आप कह सकते हैं y का निकालें तो y1 प्लस y2, ये मिड पॉइंट हो सकते हैं, यानी मिड पॉइंट है। तो कोई भी जब हाफ हाफ रेशियो में तोड़ेंगे तो वो मिडिल पॉइंट ही होगा उसका। z1 प्लस z2 अपॉन 2, यानी ये एक लाइन है ए बी, इस पर P इस तरह से बिंदु है x y z, x1 y1 z1, x2 y2 z2, कि ये m और m बराबर रेशियो में है, यानी बराबर 1:1 के रेशियो में तोड़ दिए तो ये मिड पॉइंट होगा। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, बहुत तगड़े क्वेश्चन नहीं है, जनरल है। 9th 10th लेवल पर आप 2D में कर चुके हो इनको। जैसे कि आपको समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, इस तरह से आपको पॉइंट दे रखे हों और उनको सिद्ध करना होता है, तो आप 9th 10th 8th लेवल पर इस तरह के 2D में पढ़ चुके हो। ये बस 3D है, यानी z कोऑर्डिनेट और जुड़ गया है, तो बहुत आसान है। केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक सेंट्रॉयड, केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं 2D में, और केंद्रक कहते हैं 3D में। यानी 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x y z केंद्रक में, और केंद्र में होते हैं 2, यानी सेंटर में 2 होते हैं x y और सेंट्रॉयड में होते हैं 3 x y z। केंद्रक
तो केंद्र कहाँ होगा? एक ट्राइंगल दिया ए बी सी और ये डी, यहां पर जी है, इसी की बात हो रही है। अगर ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है और x3 y3 z3 है, और ये 2 और ये पता है हमें, इस रेशियो में तोड़ते हैं तो रेशियो वाला ही लगाएंगे, लेकिन ये निकालना पड़ेगा हमको मिड टर्म से, बटे 2 इनका मिड टर्म 2 प्लस y3/2 और z2 प्लस z3 है, और ये z2 z3/2। इस तरह से ये मिड टर्म निकल गया इधर से। तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो एक कोऑर्डिनेट में निकाल देता हूं। अगर ये कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x y z, या बार ले लें इन्हें, तो x बार निकाला तो किस तरह से निकलेगा? रेशियो इसमें बात हो रही है एडी में, एडी पर, एडी में हो रही बात, तो इसका रेशियो इसके साथ, तो 2 और x2 प्लस x3/2 और प्लस इंटरनल हो रहा है विभाजित, और ये इसके साथ भाई 1 इंटू x1, इस तरह से बाई ये रेशियो 2 प्लस 1, यानी यहां पर m1 2 है और m2 1 है, और इनको रेशियो से लगा दिया है। समझ पा रहे हैं? इस तरह से आप कर दोगे x2 x3 x1/3, यानी ये कोऑर्डिनेट निकल के आया x1 x2 x3 तीनों प्लस में 3। इसी तरह से आप सिमिलरली कर दोगे y1 y2 y3/3। देखो y कोऑर्डिनेट उठा लें यहां से, और इसका y उठा लें, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका इसके साथ, इस तरह से ऐड कर देते हैं। और z, ये बार मैंने स्मॉल लिए थे, तो ये z के कोऑर्डिनेट, g के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सेंट्रॉइड, z1 z2 z3/3। इस तरह से आप कर पाओगे भाई। अब देखिए इस पर क्वेश्चन आसान है बहुत, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सरसाइज 13 का ए, प्रतिबिंब के बारे में और बताते हैं। इमेज की बात हो रही है। परछाई, पहले तो ये क्वेश्चन आया है पिछले एग्जाम में 19 में, अष्टक बताना है भाई। एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बिंदु किस अष्टक में है बताइए। निम्नलिखित बिंदु किस ऑक्टेंड पे हैं, किस ऑक्टेंड में, निम्नलिखित बिंदु किस अष्टक में है, ऑक्टेंड में है। तो
तो देखिए बड़ा आसान है, 4 दिए लगभग, 3 दिए, ए बी सी, ए बी सी, आप बिंदु देख के पहचान लोगे। यहां पे दिया है कोऑर्डिनेट -3, -1, 2। तो हमसे केवल क्या पूछा है कि किस अष्टक में, किस ऑक्टेंट में 2D में उसी को क्वाड्रेंट कहते थे, यानी 4 क्वाड्रेंट होते थे, और ये 8 है भाई। तो यहां क्या हो रहा है, माइनस का, ये माइनस का कोऑर्डिनेट मैंने बताया था, डैश के लिए माइनस आता है, मैंने टेबल बताई थी पिछले लेक्चर में बना के। तो ये किस में है, अष्टक हो गया तुम्हारा एक्स डैश, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस में। अब ये 3 है 4 है कुछ भी बना रहे, लेंथ से मतलब नहीं है। और बाई का भी है भाई, बाई का भी माइनस है, और जेड पॉजिटिव है भाई। इस तरह से आप अष्टक निकाल सकते हैं। चाहो तो आप ओ यानी इसको जोड़ सकते हो, ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, तो इस ऑक्टेंट में है कहीं भी। इसी तरह से आप सेकंड को बता सकते हो, 6 4 -3, 6 4 -3। आपको बस चिन्हों पर ध्यान रखना है। ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर पॉजिटिव एक्स, वाई भी पॉजिटिव है, तो और जेड डैश आएगा, वो यहां लगा दें। अष्टक में है भाई, अष्टक का ये नाम है, ऑक्टेंट है। अब जो तीसरा है समझ में बड़े आसानी से आ रहा होगा। तीसरा है माइनस है सब, -4 -2 -6, -4 -2 -4। तो टेबल में ये नहीं आया था क्योंकि मेरा लास्ट कॉलम था, उसको शायद मैं भूल गया था, पिछले लेक्चर में भर नहीं पाया था, उसी में डैश थे तीनों भाई। तो तीनों माइनस आने वाले थे, वहां पर भरे नहीं थे। और ये माइनस का है, तो मायने नहीं रखनी ये संख्याएं, क्योंकि यहां पर ऑक्टेंट के लिए यानी अष्टक बता रहे हैं, बस पोजीशन के किस अष्टक में, यहां साइन मायने रखते हैं। क्या हो जाएगा, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश अष्टक में है भाई। ये आंसर हो गए। इसी तरह से आप पूछ रहे हैं कि प्रतिबिंब बताइए, तो आपको तल दिया है, प्रतिबिंब इमेज बतानी है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिबिंब, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से बिंदु दिए हैं, उस तरह से आपको किस तल में है ये देखेंगे, किस प्लेन में है भाई। तो एक करा देते हैं, ए -4 3 -2, -4 3 -2 का एक्स जेड तल में बताना भाई, का एक्स जेड तल प्लेन में बताना प्रतिबिंब भाई। तो देखिए यहां पर क्या नहीं है, एक्स है जेड है जो कि माइनस में है, यानी क्या नहीं है बाई। तो यहां बाई का चिन्ह बदलेगा, बस बाकी का सेम रहेगा, यानी बाई का कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो -3 हो जाएगा, प्रतिबिंब यही आ जाएगा भाई।
क्या आ जाएगा? तो ये समझ रहे होंगे। प्रतिबिंब हो गया इसका इमेज, -4, -3, -2। आप समझ पा रहे हो कि यहां क्या नहीं है, बाई का कहीं कोई बात नहीं की गई। एक्स जेड देखिए क्या है, इस तरह से एक्स और ये जेड है, बाई यहां पर है, तो बाई डैश वाला यानी बाई डैश वाला, क्योंकि एक्स और जेड में डैश वाला आएगा, इस तल में ये वाला आएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि डैश है इस तल में, तो प्रतिबिंब इसका। तो इस तरह से आप प्रतिबिंब बता सकते हो सबके लिए। एक और बता देते हैं, जैसे 3, 4, -7 का एक्स वाई तल में भाई बी है 3, 4, -7। अब कहा जाए कि का एक्स वाई तल में, का एक्स वाई तल में, अभी समझ में आ जाएगा। प्रतिबिंब बताना है, प्रतिबिंब क्या आएगा, क्या नहीं है, जेड। तो जेड वाला बदल जाएगा, 3, 4 सेम रहेंगे, ये आपके पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर कहे, देखिए एक और बना देता हूं इसका, अगर कहता है यहां पर कि 3, 4, -7 का बाई जेड तल में प्रतिबिंब क्या हो जाएगा फिर? अब तुम्हारे समझ में आ जाएगा क्लियर। 3 यानी एक्स का कोऑर्डिनेट, बाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, जेड माइनस का है, ये कोऑर्डिनेट दिया है, और किस तल में पूछ रहा है, बाई जेड में। तो क्या नहीं है इसमें, एक्स, यानी बाई जेड है, एक्स नहीं है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब -3 हो जाएगा, बाकी के सेम रहेंगे, यानी बाई और जेड के सेम रहेंगे। इस तरह से आप प्रतिबिंब निकाल पाओगे। तो ये आता है क्वेश्चन, कॉम्पिटिशनों में भी पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, दिक्कोजाएं और दिक् अनुपात क्या होते हैं। जिससे आप प्लेन और स्ट्रेट लाइन जब भी सीख पाओगे जब आपको डायरेक्शन कोसाइन का पता है और डायरेक्शन रेशियो का पता है। ये सारे प्रूफ करने के लिए हैं, तो बीच की दूरियों का यूज होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इन्हें। अब देखिए दिक्कोण और दिक्कोजाएं, आप 8th लेवल 9th लेवल पर जब कोऑर्डिनेट पढ़े थे 2D, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे। वहां पर बस इतना था कि 2 कोऑर्डिनेट थे, यहां पर आपके 3 कोऑर्डिनेट हैं, तो बस इतना है। वहां वर्ग करते थे जैसे, तो बड़े आसानी से जैसे वर्ग दे दिया होता था ABCD, तो आप क्या करते थे, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, और विकर्णों को बराबर बता देते थे, और आप
वर्ग वहां पर सिद्ध कर देते थे, वही है सेम, बस तीसरा कोऑर्डिनेट जोड़ना है। आप किसी भी ट्रायंगल का नेचर बता देते कि वो आइसो स्केल है या वो समबाहु त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, तो सब तो मैं उनको नहीं बता रहा, आप स्वतः कर लोगे बड़े आसान तरीके से। ये देखिए दिक्कोण और दिक्कोज्जाएं। दिक कोण किसे कहते हैं, कब कहते हैं, यूनिट ये 4 है भाई। दिक्कोण डायरेक्शन कोसाइन, एंगल है ये डायरेक्शन एंगल, एंड दिक्कोण और दिक्कोज्जाएं। दिक्कोज्जाएं, कोज्जाएं कहते हैं कोसाइन को, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइंस तो इस तरह से इनके बारे में बताते हैं। एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस में कोई लाइन है ए बी, इसकी बात हो रही है भाई, इसकी बात हो रही है, तो इसके पैरेलल भी लाइन हो तो वही नेचर दिखाती है। यानी इसके एक पैरेलल लाइन मैंने खींच ली पी, ओ पी पैरेलल लाइन है इसके, और ये एक्सिसों से ओ एक्सिस से, ओ वाई एक्सिस, ओ जेड एक्सिस से एंगल बनाती है। एक्स एक्सिस से ओपी बनाने लगी तो जो ओपी बना रही है वो ए बी भी बनाएगी, यानी वही नेचर दिखाएगी। अल्फा क्या बना रही है, अल्फा, और ओपी बना रही है बाई से बीटा, और फिर ओपी बना रही है इससे गामा। इस तरह से ये अल्फा बीटा गामा क्या है, हमारे एक्सिसों से, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस तीनों एक्सिस से एंगल हैं, इन्हीं को कहते हैं डायरेक्शन एंगल, दिक्कोण कहते हैं, दिक्कोण कहते हैं वही इन्हें। तो धनात्मक अक्षों की बात हुई है तो बिल्कुल इसी तरह से, और ये तीनों अक्ष क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये थोड़ा कोऑर्डिनेट यहां पर चेंज कर दिया है, कोई बात नहीं, इसको जेड लिया है, इसको बाई, तो थोड़ा सा यहां पर इस पी की बात हो रही है तो इसे यहां ना करके यहां कर सकते हैं। तो अल्फा में तो कोई चेंजिंग नहीं है, यानी एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा, ओपी क्या बना रहा है एक्स एक्सिस से, और ओपी बाई एक्सिस से ये बना रहा है बीटा, और इसी ओपी की बात हो रही है, ये जेड से बना रहा है गामा। बस इतना एंगलों में अंतर आ गया है। तो देखिए इधर, यदि कोई रेखा धनात्मक अक्षों को ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड के साथ क्रमशः अल्फा बीटा
गामा कोण बनाती है, तो इन कोणों को रेखा के दिक् कोण कहते हैं। दिक् कोण मैं समझा चुका हूं, जरूरत भी नहीं लग रही मुझे लिखने की। इसी तरह से अब देखो दिक्कोज्जाएं, दिक्कोज्जाएं तो एक्सिस की धनात्मक दिशाएं क्या हैं, ये इस तरह से घूमेंगे, राउंड अप देखिए इस तरह से घूमेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो दिक्कोणों अल्फा बीटा गामा की दिक्कोज्जाएं क्या हैं, दिक्कोणों की दिक्कोज्जाएं डायरेक्शन कोसाइन क्रमशः कॉस अल्फा, जो कि एक्स अक्ष की धन दिशा से अल्फा बनाए तो कॉस अल्फा मिलके बनाए, और कॉस बीटा कॉस गामा तीनों अक्षों से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कोसाइन बन रहे हैं। इन्हीं को कोसाइन कहते हैं, दिक्कोज्जाएं कहते हैं, को रेखा की दिक्कोज्जाएं कहते हैं, को रेखा ए बी की दिक्कोज्जाएं कहते हैं भाई। कहते हैं और इन्हें डी डायरेक्शन कोसाइन डीसीज से प्रदर्शित करते हैं, यानी डायरेक्ट शॉर्ट लिख सकते हैं, डिनोट करते हैं। एल बराबर कॉस अल्फा एक्स एक्सिस से और एम बराबर, तो एल एम एन भी डिनोट करते हैं इन्हें, कॉस बीटा, और एन बराबर कॉस गामा। इस तरह से तीनों को, और इनको लिखा जा सकता है एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बराबर 1, या लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस, तो ये स्क्वेयर है तो ये, और कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इक्वल टू 1। देखिए किस तरह से एक्स एक्सिस से डायरेक्शन कोसाइन देखिए। अब जो एक्सिस से डायरेक्शन कोसाइन बनाते हैं, तो इन फॉर्मूलों में ओ एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में दिक्कोज्जाएं तो एक तो किस पर है, बिल्कुल इसी अक्ष पर है, कोई क्या नहीं बनाएगी, कोई एंगल नहीं बनाएगी, यानी कॉस 0, और दूसरी क्या बनाएगी अक्ष से, अक्षों पर 90, क्योंकि क्या है इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड, तो ये इस लाइन की बात हो रही है ओ ए की, किसकी बात हो रही है, ओ ए की। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे वो क्या बनेंगे 1 0 0, क्योंकि ये इसने 90 बनाया और यहां से इसने भी 90 बनाया, तो क्या बना
ये बना। यहां पर अगर कोई बी पॉइंट है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए 0 1 0, और ये सी है डायरेक्शन कोसाइन, तो 0 0 1 बने कैसे? ओ एक्स के लिए cos 90, तो cos 1 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का 0 0, तो पहला बन गया। ऐसे ही नंबर 2 ओ वाई अक्ष पर की धन दिशा में डायरेक्शन कोसाइन दिक्कोज जाए, तो आप समझ पा रहे हो अक्षों पर दिक्कोजियां क्या बनती हैं? cos 90, cos 0, cos 90, क्योंकि अक्ष एक दूसरे से 90 पर है और खुद में वो उस अक्ष पर है भाई, उसी अक्ष की बात हो रही है। अब केस की हो रही है बात ओ बी की, तो आपका ये बनेगा 0 1 0 डी। इसी तरह से थर्ड ओ जेड अक्ष की दिक्कोजियां धन दिशा में भाई, तो क्या हो जाएगा? cos 90, cos 90, चूंकि आपके जेड पे है तो जेड एक्स अक्ष से 90 का कोण बनाएगा और वाई अक्ष से भी 90 का कोण बनाएगा, लेकिन खुद के साथ 0 बनाएगा भाई। तो जब सी बना 0 0 1, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये समझना बहुत जरूरी है। अब बात होती है बिंदुओं की, कि बिंदुओं पर कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, जो कि आपके प्लेन और स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है आपको, उनके बिना काम चलेगा ही नहीं। अगर यही बात हो जाती इस तरह से, जैसे ये P है और ये AB था, तो AB की दिक्कोजियां निकाल रहे थे। अगर BA की निकालते यानी उल्टा, तो ये cos पाई माइनस अल्फा हो जाता। यानी अगर मैं इसको अल्फा ले लूं, x ये बाई ये जेड, और फिर मैं इससे बीटा ले लूं और इससे ये गामा ले लूं भाई, तो क्या हो जाता? बीए के लिए, यानी उल्टी बात हो रही है पीए पीओ के लिए, तो फिर ये इस तरह से मूव ना करके इस तरह से मूव करता भाई, यानी अक्ष करते, तो ये हो जाएगा cos, ये L बराबर हो जाएगा, ये M बराबर हो जाएगा, ये N बराबर हो जाएगा cos पाई माइनस गामा पाई माइनस बीटा, और इस तरह से माइनस के cos अल्फा माइनस के cos बीटा माइनस के cos गामा। तो इस तरह से भी डायरेक्शन कोसाइन यहां निकल आती हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा समतलीय नहीं होते, एक ही प्लेन में नहीं है भाई। अल्फा बीटा गामा एक प्लेन में नहीं है। यहां पर अल्फा आपका एक्स वाई तल में है और फिर बीटा भी एक्स वाई में, लेकिन गामा यहां पर कुछ यहां पर है वाई एक्स जेड में और कुछ है एक्स वाई में, तो एक तल में समतलीय नहीं कह सकते। तो इनका योग ना तो 180 अंश हो सकता है ना 360 हो सकता है भाई,
तो कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एंगल दिए हों और आपसे डायरेक्शन कोसाइन की कहे कि इसका प्रतिबंध बताइए कि ये वैलिड है, तो अगर उन तीनों कोणों का योग जो दिए गए होंगे और उनके लिए डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा होगा, और अगर वो 300 उनका टोटल किया जाए और 360 बैठता है या 180 बैठता है, तो वहां ये वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि फिर एक प्लेन बनाएंगे यानी तल बनाएंगे भाई। दिक् अनुपात देखिए, डायरेक्शन रेशियो ये पूछा भी गया है। दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो, तो देखिए दिक्कोज्जाएं और किन्हीं 3 दिक्कोज्जाएं और किन्हीं 3 संख्याओं के समानुपाती होता है दिक् अनुपात भाई। यदि किसी रेखा की दिक्कोज्जाएं LMN हो तथा कोई 3 संख्याएं ABC इनके समानुपाती हो, तो इन्हें उस रेखा का दिक् अनुपात कहा जाता है। यदि किसी रेखा की दिक् कोज्जाएं LMN L M व N तथा कोई 3 संख्याएं A B तथा C का रिलेशन कैसा हो, समानुपाती हो भाई, ये इनके समानुपाती हो, इनके समानुपाती प्रोपोर्शनल हो भाई हो, तो ऐसी संख्याएं रेखा के दिक् अनुपात कहलाते हैं। दिक् अनुपात कहलाते हैं। देखिए मैथमेटिकली L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C, ऐसे रेशियो इक्वल यानी समानुपाती हैं, और मैंने ले लिया R, सेज मान लिया कोई रेशियो, चूंकि रेशियो निकालने का तरीका ही यही है, तो रेशियो निकल आएंगे, यानी इस R की बात हो रही है, रेशियो जो है इसका लैम्डा भी मान सकते हैं भाई। तो L बराबर क्या हो जाएगा, AR, M बराबर BR, N बराबर CR। तो आप जानते हैं चूंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसलिए AR स्क्वायर BR स्क्वायर CR स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या निकल जाएगा, R स्क्वायर बाहर निकाल दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये R स्क्वायर इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और R बराबर प्लस माइनस 1/रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस तरह से तो आप एक रिलेशन बना सकते हैं, यहां पर रखे R की वैल्यू, दिक्कोज्जा और दिक् अनुपात में एक रिलेशन बन सकता है। तो लगा दें भाई,
जो मैंने माना है इससे समीकरण 1 नाम दे दें। समीकरण एक से आर की वैल्यू लिख दें एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी इक्वल टू आर की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और इस तरह से आप यहां पर एल की वैल्यू निकाल देंगे प्लस माइनस ए अपॉन रूट में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। एम निकाल देंगे इस रेशियो को और इस रेशियो को लेकर। बी इधर आ जाएगी इधर और प्लस माइनस रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब आप लास्ट का रेशियो ले लेंगे इस लास्ट के साथ यानी एन अपॉन सी का रेशियो। तो सी कहां चली जाएगी यहां पर और एन निकल आएगी सी प्लस माइनस रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अगर आप दोबारा इन्हें स्क्वायर करके जोड़ोगे एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर और एन स्क्वेयर को जोड़ोगे स्क्वायर करके तो ए स्क्वायर अपॉन इसका रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन इसका रूट हट जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन इसका रूट हट जाएगा। जब एलसीएम एक जैसा आएगा और उधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कट जाएगा दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 यानी रिलेशन बन जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी यही रिलेशन बन के आएगा। तो इस तरह से आप यहां पर इसको कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो से। अब देखिए दो बिंदुओं मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं और दिक् अनुपात ज्ञात करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्शन एनी पॉइंट एंड लाइन पर। यहीं पर समाप्त करते हैं। लगभग सारा ये कराई दिया हमने, कुछ थोड़ा बहुत है इसमें बचा है तो हम इसको कवर कर देंगे प्लेन कराने में प्लेन के साथ। थैंक यू आज के लिए हमारी क्लास को देख